हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एंड यस, दिस इज कसान। और फाइनली मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ एपिसोड 3 व्हाट इज मैजिक एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जर्नी एज वेल। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरी रीसेंट 2 एपिसोड नहीं देखे, वो लाज़मी इस चीज़ को देख लें और उन वीडियोज़ को देख लें, यानी कि इस चीज़ को क्या इस सीरीज़ को। और रिसेंट कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आस्क आउट किए कि किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं। अलग-अलग क्वेश्चंस थे। वो अभी मैं रीड करूँगा वो क्वेश्चंस, और उनके भी कोशिश करूँगा कि वो आंसर्स मैं दे सकूँ। लेकिन जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो व्हाट इज़ मैजिक, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और उसी तरीके से फ़ॉलो अप करेंगे। सेकंड हाफ में हम उन सबके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जबकि लास्ट में हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारी अपनी जो एक लाइफ़ की जर्नी होती है, उसको आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वक़्त ज़ाया नहीं करते, बिना वक़्त ज़ाया किए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस और तैयार हो जाएँ अपने-अपने कॉफ़ी या चाय के कप के साथ मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइज़। तो जैसा कि रिसेंट फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि जादू का मतलब क्या है? किस-किस तरीके से जादू हो सकता है? आज मैं उसको थोड़ा-सा और और क्लैरिटी दे दूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए समझना ज़रा आसान हो जाए। आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह मैं कुछ इसी सीरीज़ में एपिसोड्स भी बनाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी थ्योरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा कि जिसमें कोई भी मैजिक करने वाला या ब्लैक मैजिक वग़ैरह अटेम्प्ट करने वाला या किसी किस्म का इंसान जो कि कोई विचक्राफ्ट वग़ैरह करता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन-कौन सा मीडियम यूज़ होता है, मैजिक स्क्वेयर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज का ये थर्ड एपिसोड मेरे पहले 2 एपिसोड को जोन-सा है वो कंप्लीट करने के लिए मैं बना रहा हूँ, और आई होप कि आने वाले मुख्तलिफ एपिसोड्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल ठीक इसी वीडियो की तरह। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था रिसेंटली कि किसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देना, इट्स मैजिक। अ, या किसी इंसान की फ्री विल के अगेंस्ट जाना, किसी इंसान की मर्ज़ी के खिलाफ जाके उसको, उसके कॉन्शियस माइंड को, उसकी ह्यूमन स्पिरिट को मैनिपुलेट करके थ्रू आउट मैजिक के ज़रिए, रिचुअल्स के ज़रिए और जिन-जिन्नात या खुद के या किसी के हमज़ात के ज़रिए काबू करके किस तरीके से आखिर उनको मैनिपुलेट किया जाता है और अपनी मर्ज़ी का काम करवाया जाता है या अपने मकसद को पूरा किया जा सकता है। अब क्या ये सब बातें तकियानूसी हैं? क्या ये सब एक सिर्फ़ एक थ्योरी की हद तक है? द आंसर इज़ नो। आपको आजकल के जदीद दौर में भी आई थिंक, बल्कि इस दौर में जितना मटेरियल इस टॉपिक से रिलेटेड और जितनी इन्फॉर्मेशन आज इंटरनेट पे मौजूद है, शायद पहले कभी किसी गुज़रे हुए ज़माने में कभी भी ना थी। जितनी आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और रिसेंट सेकंड एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ मेंशन की थी कि किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी कास्ट किया जा सकता है, कुछ भी नक्श किया जा सकता है। इसके लिए पहले हमें एक लॉजिक को समझना पड़ेगा। देखें, क्या लफ्ज़ असर रखते हैं? क्या बातें असर रखती हैं? क्या जानदार और बेजान अशिया, चीज़ें असर रखती हैं? According to me, according to logic, so called, the answer is yes. उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। देखें, जब कभी भी हमें कोई दूसरा इंसान गाली देता है, आजकल तो कल्चर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जोन-सा है, सही और गलत का जोन-सा है वो डिफ़रेंस करना ही बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन ख़ैर मैं यहाँ पे लोगों की हैबिट्स और लोगों को ठीक करने नहीं आया हूँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। हर इंसान जोन-सा है बाशऊर है, हर इंसान को पता है गलत और सही में क्या डिफ़रेंस होता है। लेकिन क्योंकि हम मैजिक और मैजिक के टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लफ्ज़ों की ज़रा बात कर लें। क्योंकि अभी तक मैंने जितने लॉजिक झाड़े हैं आप लोगों के आगे पहले से लेके सेकंड एपिसोड तक, ये अभी काफ़ी नहीं है। लेकिन जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगा और एक नया चैप्टर खुलेगा, तब तक आई होपफुली कि आप लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो हम पहले लफ्ज़ों की बात कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में, कुछ एनिमेशंस में, कुछ ड्रामा सीरियल्स में, कुछ वेब सीरीज़ में या नॉर्मली सुनने को वाक़ियात में, कहानियों में और अपने ही इर्द-गिर्द के कुछ लोगों के मुँह से भी
और इन्फॉर्मेशन के ज़रिए भी कि जादू में लफ्ज़ बहुत अहमियत रखते हैं, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। ये क्या वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने से सर्टेन उन लफ्ज़ों का असर दिखाई देना शुरू कर देता है? एक बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है या मैनिफेस्टेशन किस चिड़िया को कहते हैं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जब मैं ये एपिसोड्स करूँगा उसमें आपको चीज़ बताऊँगा, लेकिन लफ्ज़ों का असर मैजिक में क्या वैल्यू रखता है? आज का टॉपिक थोड़ा-सा ये रहने वाला है। देखिए, जब कोई इंसान हमें गाली निकालता है ना, या जब कोई इंसान किसी इंसान को गाली देता है, उस गाली की जो इंटेंसिटी होती है, उस गाली का जो एक मीनिंग होता है, उसकी जो ना नज़र आने वाली फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन व्हाटएवर जो आके आपको हिट करता है और वो जब हिट करती है एनर्जी, तो वो क्योंकि एक बुरा लफ्ज़ है, एक नेगेटिव जोन-सा है, इंप्रेशन ऑफ वर्ड है, तो उससे होता क्या है कि हमें वो चीज़ हर्ट करती है, बुरा फ़ील करवाती है और गुस्सा दिलवाती है, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता? हालाँकि क्या है, सिर्फ़ लफ्ज़ ही तो हैं। लेकिन ये एक बहुत सिंपल और बहुत आम एग्जाम्पल है कि लफ्ज़ असर रखते हैं। जिसका सबसे आसान जो एग्जाम्पल था बच्चों वाला वो था गाली। जब हम किसी को गाली देंगे, वो गाली जब हम लफ्ज़ से अदा करेंगे, मुँह से अदा करेंगे, अपनी ज़ुबान से अदा करेंगे, वो लफ्ज़ निकल के उसकी एनर्जी, उस लफ्ज़ का मीनिंग, तासीर, उसकी वाइब्रेशन जब सामने वाले इंसान को जाके हिट करेगी, तो वो उसको ना सिर्फ़ बुरा महसूस करवाएगी, बल्कि उसके एंगर को भी पुश करेगी, उसकी रेज को भी बढ़ाएगी। उसको ना सिर्फ़ बुरा महसूस होगा, तकलीफ़ महसूस होगी, बल्कि उसको गुस्सा भी आएगा और जब उसको आएगा तो या तो वो बदले में खुद भी गाली निकालेगा, एक्शन का रिएक्शन यहाँ प्रूव हो जाता है या फिर खुदा ना ख़ास्ता सामने वाला इंसान आपके साथ लड़ने के लिए, आपके साथ फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाएगा और वल्लाह आलम कि उसमें नुकसान की शिद्दत किस हद तक चली जाए। और याद रखें वो जब गुस्सा आता है ना इंसान को, तो वो जो गुस्सा आता है ना और जब उस गुस्से में वो जो एक आग लगती है जिस्म में, दैट इज़ योर हमज़ात। और उसको ठंडा करने के लिए अक्सर आप लोग देखते हैं कि हम झगड़ों में कहते हैं, "वो इसको पानी पिलाओ, इस बंदे को इसको गुस्सा आ गया, इसको पानी पिलाओ, इसको ठंडा करो।" क्यों? क्योंकि पानी ही आग को ठंडा करने के लिए काम करता है। एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन कुछ ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाई है। तो आंसर इज़ येस। हमें क्या इसका कंक्लूजन क्या मिलता है कि मैजिक में लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है? जैसे वो कहते हैं ना क्या मंत्र फूँक दिया, क्या वज़ीफ़ा कर लिया, क्या चिनाह काट लिया। ये अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, अलग-अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग-अलग लेवल ऑफ अ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के जो अलग-अलग लेवल का एनर्जी वर्क करते हैं, जिसमें लाइट से रिलेटेड लोग भी आ जाते हैं और शैडो या डार्कनेस से रिलेटेड भी लोग आ जाते हैं। लेकिन ख़ैर उसको किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं, हर लफ्ज़ का एक अलग मीनिंग होता है, उसकी लुगत अलग होती है, उसके मायने अलग होते हैं। बट अल्टीमेटली जो आज समझने वाला एक पैटर्न था, वो यही था कि मैजिक में लफ्ज़ों को कितनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। लफ्ज़ों को सीधा पढ़ने का क्या असर है, उनको उल्टा पढ़ने का क्या असर है? किस तरीके से माइंड प्रोग्राम कर सकते हैं हम किसी के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू आउट उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस आ जाती हैं जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि जब हम एनर्जी वर्क करते हैं उसको आई डोंट नो ह्यूमन साइकोलॉजी में जब हम मेडिकल साइंसेज में जाते हैं तो उसको हम क्या हिप्नोटिज्म कह देंगे या आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे बट द थिंग इज के स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थॉट में या मैजिक के स्कूल ऑफ थॉट में किसी पे टेलीपैथी कर देना, किसी के दिमाग पर किसी एक ख़ास चीज़ की छाप डाल देने को टेलीपैथी बोलते हैं। तो आज टेलीपैथी का भी वन लाइनर में मैंने आप लोगों को बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल बता दिया, जो लोग कन्फ्यूज़ है ना टेलीपैथी, टेलीपैथी, तो उसका मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया, किसी इंसान के दिमाग पर किसी एक ख़ास चीज़ की छाप छोड़ देना। उसको टेलीपैथी बोला जाता है। उसकी बड़ी आसान एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। नॉर्मली आजकल के दौर में तो ख़ैर कोई भी टीवी एड्स नहीं देखता, लेकिन आई नो इन अर्ली 90s और अर्ली 2000 जब हम टीवी देखते थे या टेलीविज़न्स देखते थे और उसपे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे जाते थे, तो आपको पता है ना कि हर प्रोग्राम के दरमियान में, शुरू में एड्स आती हैं, राइट? एड्स चलती हैं। उन एड्स में
मुख्तलिफ चीज़ों की एड्स होती हैं, वो किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, कमर्शियल्स जिनको हम बोलते हैं। वो बार-बार हमें इतनी बार दिखाई जाती हैं कि एक टाइम पे उस चीज़ का नाम, उस चीज़ की अ, क्वालिटीज़ या व्हाट्सोएवर वो हमारे दिमाग पे छप जाती हैं। और जब हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं या ग्रोसरीज़ वगैरह करने जाते हैं, तो कोई कहता है कि वो सर्फ़ ले लो या टूथपेस्ट ले लो, तो हमारे ज़हन में उन्हीं चीज़ों का नाम आता है, उन्हीं ब्रांड्स का नाम आता है जो जिसकी एड्स या कमर्शियल हमने सबसे ज़्यादा देखी होती हैं, राइट? ये टेलीपैथी का एक बड़ा ना एक नॉर्मल और सबसे ईज़ी वे आउट बड़ा बिगिनर लेवल का मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दिया है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए ऑब्वियसली टेलीपैथी एक डिफरेंट डिबेट हो जाती है। हम अपने एक्चुअल जो कि मुद्दे से हैं वो दूर हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि मैंने आप लोगों को मैजिक में लफ्ज़ किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और लफ्ज़ों का असर क्या है उसकी एग्ज़ाम्पल भी दे दी। टेलीपैथी का भी थोड़ा-सा बता दिया। हिप्नोटिज़्म जो-सा है उसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। बट शॉर्ट स्टोरी इज दैट के लफ्जों के जरिए किसी को हिप्नोटाइज करना, मैजिक को अटेम्प्ट करना, सर्मोनियल मैजिक्स वगैरह अटेम्प्ट करना या मुख्तलिफ ऐसे मैजिक की देखें काफी ब्रांचेज हैं, मैजिक की एक ब्रांचेज नहीं है। मैंने पहले एपिसोड में वो लोग जिन्होंने पहला एपिसोड नहीं देखा लाजमी जाके देखे। मैंने आपको बताया था कि जादू का सिर्फ एक रंग नहीं होता कि जी काला जादू ब्लैक मैजिक जो विच इज वेरी लाइक कॉमन। हर रंग का मैजिक है, ब्राउन मैजिक भी है, ग्रीन मैजिक भी है। अब हर कलर की एक एनर्जी होती है। उस कलर का जो भी मिज़ाज होगा, उस कलर का जो भी मूड होगा, उस कलर की जो भी नेगेटिव साइड होगी। देखिए, हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं, राइट? जैसे मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन की पॉज़िटिव साइड क्या है? कि जब हम बीमार होते हैं और हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो वो हमें हील करती है, रिवाइव करती है, किसी भी एक्स-वाई-ज़ेड बीमारी से। लेकिन अगर उस मेडिसिन को हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या बिला वजह इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या होगा? एग्ज़ैक्टली वही मेडिसिन हमारे अंदर इनर ऑर्गन सिस्टम को डैमेज भी कर सकती है। हमें पहले से ज़्यादा बीमार भी कर सकती है। इसका मतलब किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल हमें नेगेटिव रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है, राइट? तो मैजिक में क्या होता है टोटल हर चीज़ की नेगेटिव साइड को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई पॉज़िटिव साइड है और कोई ना कोई नेगेटिव साइड है। इसका भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को चलें दे देता हूँ ताकि मैजिक क्या है, किस तरीके से काम करता है इसमें, हर चीज़ का मीनिंग क्या है, बड़ा बड़ा ईज़िली आप लोगों को बता देता हूँ। एक गन है, एक बंदूक है, एक वेपन है, ठीक है? अब वो आपके हाथ में हम पकड़ा दें, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने उस वेपन को लेकर अपने मुल्क के बॉर्डर पे जाके अपने दुश्मनों के साथ जंग लड़नी है हक के लिए या फिर आप वही बंदूक मोहल्ले में चलाते फिरें और लोगों को मारते फिरें, मर्डर करते फिरें। है तो वेपन, उसका एक सही इस्तेमाल भी है और एक गलत इस्तेमाल भी है। ठीक उसी तरीके से वो लोग जो एनर्जी वर्क करते हैं, जो मैजिक करते हैं और उनमें जो मीडियम्स यूज़ करते हैं, उनको वो क्या अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी ये जो सीरीज़ है इट्स ऑल अबाउट मैजिक, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक या मैजिक के मुख्तलिफ कलर्स जिनको सिर्फ़ नेगेटिव वे में बुरे के लिए किसी इंसान को काबू करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, किसी ख़ास एक मकसद को हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल करने का है। तो लिहाज़ा मैं आप लोगों के सामने ये डिटेल्स कुछ बच्चों वाली एग्ज़ाम्पल देके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो वो 3-3 घंटे के डिबेट सुनते हैं और उसमें कुछ बातें बिगिनर्स के लिए नहीं होती। और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अक्सर अपने खुद के मुल्क के मुख्तलिफ पॉडकास्ट और प्लेटफ़ॉर्म्स देखता हूँ जहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े-लिखे लोग, बहुत बाशऊर, बाअदब, बाज़ौक़ लोग आ चुके हैं जो कि अवाम को बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस दे रहे हैं, समहाउ। और मुझे लगता है कि इट्स मेंट टू बी ये वो लोग हैं जिनकी ड्यूटी है शायद ऊपर वाले ने लगाई हुई कि वक़्त का तकाज़ा यही है कि जो लफ्ज़ या जो इन्फॉर्मेशन हम किसी तक पहुँचाना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ़ में जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी की कहानी लिखी गई है, एक ख़ास वक़्त जो चुना हुआ वक़्त होता है, उसमें आपकी ज़ुबान से लफ्ज़ों की शक्ल में अदा हो जाता है। अब कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा उर्दू बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, ना मैं इंग्लिश इतना परफेक्ट बोल पाता हूँ, ना उर्दू इतना परफेक्ट बोल पाता हूँ, ना ही पंजाबी इतना परफेक्ट बोल पाता हूँ, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अजीब हूँ मैं इस मामले में। बट शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए
इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए ठीक इसी तरीके से हर एक चीज़ फिज़िकल फ़ॉर्म में है या फ़ॉर्मलेस शक्ल में है या फ़ॉर्मलेस है, वो अपना असर रखती है और उनका प्रॉपर नेगेटिव या उनकी डार्क साइड को, उनकी शैडो साइड को, उनकी नेगेटिव साइड को इस्तेमाल करना इस रीज़न से, इस मकसद से कि हम फलाँ किसी इंसान को अ हासिल कर पाएँ या नुकसान दे पाएँ या किसी की खुदा न ख़ास्ता जान तक ले पाएँ। तो ये बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, इतनी वैल्यू है किसी एक ख़ास मीडियम की, किसी एक फ़िज़िकल चीज़ की या वर्बली लफ्ज़ों की, राइट? तो आप फर्स्ट और सेकंड एपिसोड लाज़मी देखें और मेरे इस थर्ड एपिसोड के इस पहले चैप्टर को, इस पहले लॉजिकल रीज़निंग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चों वाले एग्ज़ाम्पल देके, इसको समझने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिले और उस अवेयरनेस से आप अपनी लाइफ़ में एज़ अ इंडिविजुअल खुद से सही और गलत का फ़ैसला कर पाएँ और खुद से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़ की जर्नी को डिज़ाइन कर पाएँ कुछ हद तक। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ बहस और कुछ सख्त डिबेट्स ऐसी भी होंगी जिसमें हम जब हम मैजिक वाले चैप्टर्स खत्म करेंगे तो फ्री विल में और प्री डेस्टिनेशन में क्या फ़र्क होता है इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी। आई होप कि कुछ लोग हों जो मेरे साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर कोलैबोरेशंस करें इन टॉपिक्स पे और इस ख़ास एक टॉपिक को हम कवर कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ी वे और बिगिनिंग लेवल पर आम एग्ज़ाम्पल्स के तवस्सुल से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि एटलीस्ट कम से कम जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे देखने वाले हैं वो इस लॉजिक को और इस स्कूल ऑफ थॉट को समझ सकें। इस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर चुकें ताकि वो अपने आप को और अपने आने वाली जनरेशंस को बेहतर तरीके से गाइडेंस दे सकें, राइट? तो जी इस तरीके से मैजिक जौन-सा है इंसान की ज़िंदगी में असरअंदाज़ होता है। अब उसकी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स, मुख्तलिफ वाक़ियात, मुख्तलिफ कहानियाँ आपके इर्द-गिर्द डेली बेसिस पे रोनुमा होती हैं, खुद की फैमिलीज़ में, आउट ऑफ फैमिली में, नेबरहुड में, किसी और शहर में, किसी जानने वाले के घर, किसी दोस्त अहबाब की तरफ या उनकी साइड से कुछ ऐसे वाक़ियात डेली बेसिस पे सुनने को मिलते ही हैं। मैजिक से खुद को बचाया कैसे जा सकता है, खुद की प्रोटेक्शन शील्ड कैसे लगाई जा सकती है, ये मैं खाली एक स्कूल ऑफ थॉट से नहीं बल्कि कोशिश करूँगा कि जितने भी रिलीजन हैं, हर रिलीजन में जो-जो स्कूल ऑफ थॉट और जो-जो पैटर्न बताया गया है मैजिक से रिवाइव होने के लिए, मैजिक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या खुद के इर्द-गिर्द एक शील्ड बनाने के लिए जिससे मैजिक और ईवल आई हमें ना टच कर सके। ईवल आई पे भी इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में मैं बड़ी डिटेल से बात करूँगा कि किस तरीके से खुद को महफूज़ किया जा सकता है काफ़ी हद तक, राइट? तो उस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो खैर मैं स्मोक कर रहा हूँ अदरवाइज़ स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ एंड आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग समहाउ। सो मैजिक के कुछ मीनिंग्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं आज और कोशिश की है कि जितनी डिटेल्स दे सकूं दे पाऊं क्योंकि मैं इस सीरीज को थोड़ा सा लंबा करना चाह रहा हूं और बहुत लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा ताकि लोग बोर ना हो जाएं। आजकल के दौर में लोग वैसे भी बड़ा शॉर्ट जोन सा है वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी कहा कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा है इसको थोड़ा सा लंबा करें। काफी ज्यादा लोगों ने जोन सा है वो एप्रिशिएट भी किया इस चीज पर। तो मैं कोशिश करूँ कि पिछली वीडियो से थोड़ी-सी ये लंबी बन जाए लेकिन कंटेंट जौन-सा है मैं जिस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ फ़िल-बदी मुझे स्क्रिप्ट लिखने की आदत नहीं है वीडियोज़ बनाते हुए। तो मैं लिहाज़ा जौन-सा इसको बड़े देख के और बड़े तरीके से आप लोगों तक डिटेल्स बड़े ही आम अल्फाज़ों में पहुँचा रहा हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओ। सो दिस इज़ इट। आज का जो लॉजिक था और जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है उसके अकॉर्डिंगली इतनी ही इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मुझे देनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे चैप्टर पे आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। वो मैं एपिसोड 1 का भी और एपिसोड 2 का भी जोन-सा है दोनों के क्वेश्चंस लेता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं तो होपफुली आई थिंक मैं तमाम क्वेश्चंस जोन-सा है उनके आंसर दे पाऊँ, होपफुली। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा,
एक इंसान ने यहाँ पर मैसेज किया हुआ है, सर ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जाए? अब एक इनका नाम बड़ा अजीब-सा, तो आई डोंट नो इस नाम को मैं किस तरीके से प्रोनाउंस करूँ, लेकिन ख़ैर क्वेश्चन कर देता हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि सर ब्लैक मैजिक के से कैसे बचा जाए? प्लीज़ गाइड अस। देखिए, मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इससे रिलेटेड चलिए एक छोटा-सा आंसर दे देता हूँ, क्योंकि आंसर देना बनता है। एक आंसर मैं आप लोगों को सिंपल सा दे देता हूँ, एक छोटी-सी रेमेडी दे देता हूँ। देखें, आप किसी भी रिलिजन में चले जाएँ ना, चलें बाकी रिलिजन्स को आप छोड़ें, जितने मुस्लिम कम्युनिटी मुझे देख रही है या क्रिश्चियन कम्युनिटी देख रही है या हिंदू कम्युनिटी देख रही है या जुडाइज़्म की कम्युनिटी देख रही है, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट अगर मुझे देख रहे हैं, अपने-अपने रिलिजन में ना सफाई की, पाकीज़गी की बहुत वैल्यू है। साफ रहना, साफ-सुथरा रहना, अ, नहाया-धोया, अच्छा आप अगर स्मेल कर रहे हो, अच्छी खुशबू आपने लगाई है, अच्छे कपड़े पहने हैं, नाखून आपके प्रॉपर साफ हैं, आप लाइक आपने पूरा अपने आप को एक गुसल दिया हुआ है। तो दिखने में आप अच्छे लगते हो फिर, लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैजिक से बचने के लिए ना तो सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज़ को समझें। पहले तो साफ-सुथरा रहना सीख लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से साफ-सुथरा रहें। अब यहाँ पर अब थोड़ी-सी डीप डेप्थ में आप लोग को ले जाऊँ। खाली बाहिर की ज़ाहिरी सफाई काफ़ी नहीं होती कि किसी इंसान ने अच्छे तरीके से नहा लिया या अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ख़ास पैटर्न में गुस्ल कर लिया या वज़ू कर लिया, या अगर हिंदू लोग हैं तो वो गंगा में जाके नहा के खुद को पाक कर लेते हैं, खुद के सारे पुराने गुनाह माफ़ कर लेते हैं, या मुस्लिम जौन सा है मुकम्मल एक ख़ास किस्म का गुस्ल अदा करके या फिर उम्रा और अ जौन सा है हज अदा करके अपने पुराने गुनाहों को भी साफ़ कर लेते हैं और अपने गुनाहों को माफ़ भी करवा लेते हैं। अ, एक स्कूल ऑफ थॉट चलता आ रहा है और खुद को पाक और पाकीज़ा रखते हैं, साफ-सुथरा रखते हैं। तो याद रखें, जितना आपका सर, आपके बाल साफ-सुथरे रहेंगे, आपका जिस्म पाक रहेगा, साफ रहेगा, बावज़ू रहेंगे आप, या आपने अच्छे तरीके से खुद को क्लींस किया होगा, ठीक है? और अपने-अपने मज़हब के मुताबिक जब आप नहा लेते हैं, तो जब आप इबादत करते हैं, साफ-सुथरा होके इबादत की जाती है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि हम जौन-सा है गंदी हालत में और बिना वज़ू किए या बिना नहाए या बिना गुस्ल किए इबादत करें, राइट? तो ये बेसिक थ्योरी है जो कि हर रिलिजन ने अपने-अपने स्कूल ऑफ थॉट और अपने-अपने तरीकों के मुताबिक अपनी नेशंस तक पहुँचाई है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई, या जिसने भी मैसेज किया है। बाकी प्रॉपर जो मैंने आप लोगों को भी रिसेंटली बताया कि किस तरीके से खुद के इर्द-गिर्द शील्ड लगाई जाती है, वो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी तमाम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता सकूँ। और यही रीज़न है कि वीडियोज़ थोड़ी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ और फ़ुज़ूल की कहानियाँ नहीं आप लोगों को सुना रहा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो जाएँ फ़ॉलो करने के लिए, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप जौन-सा मैंने आप लोगों को बताया। तो पाक-साफ रहना सीखें सबसे पहले तो, अगर आपको मैजिक या ईविल आई से बचना है। अच्छा, ख़ैर, यहाँ पर एक और मेरे पास क्वेश्चन आया है, लिखा है कि मोस्टली साइकोलॉजी और मैजिक के सिम्पटम्स ओवरलैप करते हैं। ओके। मतलब कि ओके, ठीक है। अच्छा, जब बात आ जाती है ना साइकोलॉजिकल मैटर क्या होता है और मैजिक, इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जाए? क्योंकि देखें वाहिद, ये एक ऐसा लेवल आ जाता है, एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे हमें एक चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना पड़ता है कि क्या किसी इंसान को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या मैजिक की वज़ह से, या किसी एंटिटी और डार्क फोर्सेस की वज़ह से किसी इंसान का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है? जैसे कि हम मेडिकल फॉर्म में कह देते हैं कि जी किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, या किसी को ओसीडी का इश्यू हो गया है, या आम लफ्ज़ों में जो सबसे आजकल बहुत आम चीज़ है, उसमें ऑब्वियसली बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाना, हेलुसिनेशंस होना, जो मुख्तलिफ लोगों को या यंगस्टर्स को स्पेशली जब वो ड्रग्स करते हैं, तो वो अटेम्प्ट करके जो-सा है उनको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। उनको ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देती हैं, जो एक्चुअल में इन रियलिटी एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही होती हैं। तो आप लोग ना कभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। क्या ऐसा केमिकल लोचा होता है आप लोगों के ब्रेन में किसी सब्सटेंस को लेके, किसी खास एक ड्रग्स को लेकर, जो या तो ऑर्गेनिक हो या सिंथेटिक हो? सिंथेटिक चीज़ों को लेकर हैलुसिनेशन अलग लेवल पे होती है, सिंथेटिक ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक जो ड्रग्स इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, उनकी जब आप इनटेक करते हो, उनका जब आप यूज़ करते हो, यूज़ क्या लोग अब्यूज़ करते हैं। तो वो जो ब्रेन में केमिकल लोचा होता है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम कह देते हैं जी डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। ये कब रिलीज़ होता है? जब आप बहुत खुश होते हो तब डोपामाइन रिलीज़ होगा, ठीक है? या जब आप बहुत एक ड्रग्स को अटेम्प्ट करके किसी ट्रिप पे जा रहे हो। ट्रिप मतलब कि हैलुसिनेशन का ट्रिप।
घूमने-फिरने वाला ट्रिप नहीं। तो तब आप लोग जो-सा है वो अजीबो-गरीब चीज़ें, शक्लें या आवाज़ें सुनने को भी मिलती हैं। तो उसमें फ़र्क देखो, मेरी बहन या मेरे भाई जिसने भी मुझे मैसेज किया, एक चीज़ को समझें। भले किसी को ज़हनी बीमारी हो, भले किसी को रूहानी इलाज की ज़रूरत हो या भले किसी इंसान के ऊपर मैजिक की वजह से रूहानी इलाज हो। देखो 3 इसको हम आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, 3 अलग डेफिनिशंस दे देता हूँ। एक मेडिकल कंडीशन जिसमें कोई इंसान किसी बहुत गहरे दुःख लगने की वजह से अपना मेंटल जो बैलेंस है वो खो देता है। या ऐसे लोग जो किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़रते हैं या ऐसे लोग जो किसी ड्रग्स को अब्यूज़ करने की वजह से ख़ास मेंटल स्टेट में चले जाते हैं, जिससे वापसी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है, जिसके लिए पागल खाने, फाउंटेन हाउस और ऐसे जोन से मुख्तलिफ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ठीक है? य एक ये ब्रांच हो गई, एक होगी वो ब्रांच जिसमें लोगों पर किसी इंसान के ज़रिए, किसी दुश्मन के ज़रिए जादू करवा के किसी की मेंटल हेल्थ को खराब किया जाता है। मेंटल हेल्थ खराब होगी, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब होगा, फिज़िकल हेल्थ भी खराब होगा, स्पिरिचुअल हेल्थ भी खराब होगा, राइट? और एक ऐसा भी तीसरा ब्रांच है जिसमें किसी इंसान पे किसी ने जादू नहीं करवाया होता, बट समहाउ माइट बी पॉसिबल उस बंदे की किस्मत फूटी होती है उस वक़्त या कोई ऐसा टाइम उसकी ज़िंदगी की कहानी में पहले से लिख दिया गया होता है, जिसको हम कहते हैं कि कोई इंसान के ऊपर कोई हवाई चीज़ आ गई खुद ब खुद, कोई एंटिटी आ गई, कोई डीमन आ गया, कोई जिन-भूत चिमड़ गया। ये 3 अलग स्टेट्स हैं। इन तीनों स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, इंसान को हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल कंडीशन का एक ख़ास लफ्ज़ है और समझने के लिए और आजकल की पढ़ी-लिखी यूथ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए ईज़ी होगा, ठीक है? वो जब ओवरलैप करते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, तो बच्चे याद रखो मेरी बहन या मेरे भाई जिसने भी ये सवाल किया है, उसको चेक करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। उसको डायग्नोसिस उसके किस तरीके से किए जाते हैं, उसके अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं। डॉक्टर्स अलग तरीके से उसको डायग्नोस करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मेडिकल फॉर्म देनी होती है। अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर है, वो उसको अलग तरीके से डायग्नोस करेगा, राइट? तो ये इस तरीके से मेंशन होता है। अब वो किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है, तो देखो उसके अंदर हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में सिम्पटम्स पे डिपेंड है क्योंकि कुछ लोगों के सिम्पटम्स सेम होते हैं, कुछ के अलग-अलग होते हैं। तो ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी एक डिबेट दूँगा मैं, ठीक है? सिम्पटम्स वाली मेडिकल साइंसेज़ में साइकोलॉजिकल लेवल पर किसी इंसान का मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुआ है या मैजिक के थ्रू या खुद ब खुद कोई चीज़ अट्रैक्ट हुई, कोई नेगेटिव एंटिटी और आपको आके जो-सा है उसने पोजेस्ड कर दिया। ये 3 अलग चीज़ें। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं लाज़मी कवर करूँगा अपनी इसी सीरीज़ में। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा जी अच्छा जी और मुझे खाना खाने का दिल नहीं करता और मेरा वेट भी कम है कुछ मंथ से जोन-सा है, छोटी ईद से मेरी तबीयत ख़राब है और ठीक नहीं हो रही, मेरा स्टार ये है और मेरे हाथ में भी दर्द रहता है। बेटा पहले तो आप डॉक्टर को चेक करवाएँ। ऐसे जितने भी सिम्पटम्स होते हैं मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले आप मेडिकल साइंस का जोन-सा है सहारा लें। उसके ज़रिए इलाज करवाएँ, खुद की फुल बॉडी जोन-सा है वो फुल बॉडी का चेकअप करवाएँ, अपना ब्लड वर्क करवाएँ। ठीक है? ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएँ, अपने ऑर्गन्स को टेस्ट करवाएँ, अपने ब्रेन के जोन्स हैं वो टेस्ट करवाएँ। अगर मेडिकल कंडीशन में सब कुछ नॉर्मल है और उसके बावजूद कुछ हो रहा है, तब ये सबसे पहला सिम्पटम और सबसे पहली गवाही होती है, सबसे पहला एविडेंस होता है कि जी कुछ स्पिरिचुअल इश्यू है किसी इंसान के साथ, ठीक है? इस तरीके से नहीं मैं बता सकता आप लोगों को, ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक मैं थोड़ा-सा एरिया कवर करता जाऊँ, क्या ब्लैक मैजिक के ज़रिए किसी की डेथ हो सकती है? क्या ब्लैक मैजिक से कोई इंसान मर सकता है? जी हाँ। इट इज़ वेरी हॉरिबल बट इट्स ट्रू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, होता है। आप लोग हिस्ट्री में चले जाएँ, आप लोग अभी प्रेज़ेंट लोगों से किस्से सुन लें, वाक़ये सुन लें या अगर किसी फैमिली के साथ ऐसा कोई वाक़या हो, मैं आप लोगों के सामने ऐसे वाक़यात ज़रूर लेकर आऊँगा आने वाले एपिसोड में जो कि मेरी अपनी ही पर्सनल लाइफ़ और एक्सपीरियंस की जर्नी रही है। बिल्कुल मैं आप लोगों को ये मेंशन करूँगा, वो भी बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन्स और होंगे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पता नहीं किसने की है, स्वीटी नाम है या क्या है, आई डोंट नो। इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि क्रिमिनल पे भी कोई एंटिटी होती है जो वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाता है और इन्होंने एक सो कॉल्ड इमोजी बना दिया। देखो, पहले तो ना पढ़ना सीखें,
ठीक है? और जब मैं पढ़ने-लिखने की बात करता हूँ या किताबें पढ़ने की बात करता हूँ, तो उसमें खाली मैं ये नहीं कहता कि आप जो-सा है साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़ लें या मैथमेटिक्स पे बुक पढ़ लें या आप क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पढ़ लें। नहीं, आप लोग ना पहले बेसिक समझें। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का आंसर दे दूँ? येस, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? चलिए इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखें, मेरे बहनों और भाइयों, जब हमें गुस्सा आता है, तो हमें गुस्सा क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें गुस्सा होने पर आमादा करती है, एग्री करती है? आप अब इसमें कई लोग ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, जी कोई हमें गाली निकाले तो वो अगला इंसान हमें गुस्सा चढ़ाता है। बिल्कुल सही है। क्रिमिनल की बात पे आऊँगा, इस क्वेश्चन के आंसर पे आऊँगा। लेकिन अगेन बात तो ये है कि अगर कोई आपको मुँह से गाली दे देता है, तो गाली आके आपको चिमट थोड़ी जाती है। जो आप क्राइम अटेम्प्ट करके अक्सर आपने वाक़ये सुने ना कि किसी ने गाली दी और गाली सुनने पे ही किसी को इतना तैश आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने सामने वाले को मर्डर कर दिया। ठीक है? या किसी इंसान का कोई बिहेवियर इतना बुरा लग गया, किसी इंसान की बातें इतनी बुरी लग गई कि आप इस लेवल का क्राइम करने पे मजबूर हो गए, जिसमें आप किसी का मर्डर कर दो, चोरी करो। देखो चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, माइनर लेवल पर या मैस लेवल पर, जी हाँ, एक खास किस्म की एंटिटी होती है। जो इंसान को पुश लगाती है, वो एंटिटी क्या है? बेसिक तो पहले आप लोगों का खुद का नफ्स होता है। आप लोगों का खुद का हमज़ात होता है जिसको आपने कभी भी टेम नहीं किया, कभी भी ट्रेन नहीं किया, कभी भी उसको कंट्रोल करने का कोशिश नहीं किया। उसी को शैतान बोलते हैं आपका, ठीक है? और एक चीज़ को ना अंडरस्टैंड करें, अक्सर लोग कहते हैं जी वो शैतान की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इब्लीस की बात नहीं कर रहा भाई। वो बड़ा प्रीमियम लेवल का जौन-सा एंटिटी है, वो थ्रोन लगा के बैठा होता है समुंदर पे अपना। उसके जो चेले हैं ना, वो काफ़ी हैं इंसानों को भटकाने के लिए। वो मैनिपुलेट करते हैं आके आपके हमज़ात को और आपका हमज़ात आपको खुद से मैनिपुलेट करता है, ठीक है? उसमें ये जो लोग रेप करते हैं, ये जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या मर्डर करते हैं, ये ख़ास किस्म की जो एंटिटी की आपने बात की है ना, ये तो पहले आपका खुद का हमज़ात है, आपकी खुद की स्पिरिट, आपका खुद का शैडो साइड है। तो पहले थोड़ी-सी रिसर्च कर लें और पढ़ लें इस चीज़ पे कि हमारा खुद का शैडो साइड वर्क कैसे करता है। वो किस किस्म की एंटिटी है, वो किस किस्म की एनर्जी होल्ड करती है, थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग और बाशऊर लोग, बाअदब लोग, मुझसे ज़्यादा तजुर्बे रखने वाले लोगों ने ये बातें ऑलरेडी कर दी हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका जो हमज़ात है वो आग से बनता है और जब आपको आपके रिलीजन के मुताबिक बताया जाता है ना कि हर इंसान के साथ एक जिन बच्चा पैदा होता है। वो जो जिन पैदा होता है ना आपके साथ, जो आपका शैतान आपके साथ पैदा होता है, आप ही की शक्ल का, आप ही के रूप का, वो आग से बनता है। ठीक उसी तरीके से जैसे जिन-जिन्नात आग के बने होते हैं। ठीक है? जैसे इब्लीस भी आग से बनाया गया है। तो ये वो एंटिटी होती है जो आपको पुश कर रही होती है, किसी ऐसी चीज़ की सैटिस्फैक्शन या प्लेज़र लेने में जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो या रिलीजियस बाउंड्रीज़ क्रॉस कर रही हो। तो आंसर इज़ येस। आई होप कि अक्लमंद लोग समझ गए होंगे इस बात को। बाकी तो रही बात की बातें कि किसी इंसान का जौन-सा है हमज़ात अगर काबू में है, उसके बावजूद अगर वो कुछ अटेम्प्ट कर देता है, तो उसमें बहुत ये भी काफ़ी डिबेटेबल बात है। बट मैंने आपको आंसर दे दिए। बाकी रही बात कुछ हमज़ात से हट के एंटिटीज़, तो मैं जब अगली सीरीज़ बनाऊँगा मैजिक से रिलेटेड, उसमें मैं आप लोगों को कुछ डीमन्स, स्पेसिफिक रैंक के डीमन्स बताऊँगा, जो कि लोग ख़ास तौर पे समन करते हैं जंगें करने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए, किसी को तैश दिलवाने के लिए, कोई एक बहुत बड़े मैस लेवल पर क्राइम करने के लिए, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये था जी फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए ये वीडियो तो मैं थोड़ा शॉर्ट क्या मैं शॉर्ट स्टोरीज़ के मैं थोड़ा-सा इसको इस तरीके से कवर कर देता हूँ कि कोई बाद में ऐसे सवाल ना करे जो मैं ऑलरेडी इन वीडियोज़ में कर चुका हूँ और अगली वीडियोज़ में हम लोगों के अगले फर्दर क्वेश्चन लेंगे। ओके जी, यहाँ पे एक खातून है, उन्होंने कहा सर नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ बताइएगा, वी हेard अबाउट परफ्यूम और काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस विल अट्रैक्ट्स जिन्स और इविल्स टुवर्ड्स मोस्टली गर्ल्स ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए पहले तो एक चीज़ को याद रखें, यहाँ पे एक लड़की ने क्वेश्चन किया है कि क्या आप ये इस बारे में इस क्वेश्चन का सवाल दे सकते हैं कि वो लोगों को अक्सर कहा जाता है कि जी कवारी लड़कियां खुशबू ना लगाएं या कुंवारे मर्द खुशबू ना लगाएं या खुशबू के जरिए भी कुछ हवाई चीजें कुछ एंटिटीज हमें पोजेस कर सकती हैं। द आंसर इज यस। तो किस तरीके से बचा जाए? क्या खुशबू लगाना छोड़ दीजिए? जी सबसे पहले तो ना नॉन अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस कैरी करें इंसान। जब आप नॉन अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस कैरी करते हैं तो उससे जो एंटिटीज़ हैं मुख्तलिफ वो आपको पोज़ेस्ड नहीं करती और याद रखें अगर कोई अच्छी एंटिटी या कोई अच्छी
फ़ोर्स आपको अट्रैक्ट करती है ना, तो वो आपको पोज़ेस्ड कभी भी नहीं करेगी। ब्लेसिंग ज़रूर आती हैं उनके ज़रिए। ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है ये भी। जितने भी क्वेश्चन्स हैं उनके ऊपर 3-3 घंटे क्या एक पूरी किताब लिख सकता हूँ या 4-4 घंटे की डिबेट्स दे सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, और ये खाली लड़कियों के लिए नहीं होता, ये लड़कों के लिए भी होता है। तो याद रखें, जब कभी भी आपको फ्रेग्रेंस कैरी करनी हो, कोशिश करें नॉन अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस कैरी करें। और अगर किसी के पास नॉन अल्कोहलिक फ्रेग्रेंस अवेलेबल नहीं है और मजबूरी हो गई है कि फ्रेग्रेंस कैरी करनी ही करनी है, तो कम से कम आप अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी वज़ू है या जो भी गुसल गुस्ल है या जो भी क्लींजिंग है, वो लाज़मी कर लें। इस चीज़ की अवेयरनेस आई डोंट नो पेरेंट्स क्यों नहीं देते बच्चों को, या हमारे रिलीजन के जो लोग हैं वो क्यों इस चीज़ के बारे में नहीं इतना खुल के बताते। अक्सर कुछ लोग बताते भी हैं, अब अवाम जो-सा है वो सुनती ही नहीं है। लोग जो-सा है वो जल्दी में अफ़रा-तफ़री में इतना पड़े रहते हैं, तो इतना डिसिप्लिन्ड कौन होता है आजकल के दौर में? लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो फिर सर्टेन कुछ लोगों इस चीज़ में एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, याद रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस भी लगा लेते हैं, उसके बावजूद उनको जिन भूत नहीं चिमटते। उसमें आप जेनेटिकली किस किस्म की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, आपके जो गुज़रे हुए अबाउज अजदाद थे, एंसेस्टर्स थे, क्या उनकी ब्लड लाइन में कोई ऐसा एनर्जी वर्क, कोई मैजिक जो रूट कोज़ कर रहा हो, या कोई ख़ास किस्म की एनर्जी तो नहीं फ़ॉलो कर रही? कोई कर्स तो नहीं फ़ॉलो कर रही फैमिली? ये बहुत मैटर करता है। प्लस आपका खून कितना वज़नी है और कितना हल्का है। ठीक है? किसी का अगर ब्लड हल्का है, हल्का ब्लड होने का मकसद क्या होता है? वो लोग जो जल्दी डर जाते हैं, वो लोग जिनको बुरे ख्वाब आएँ, डरावने ख्वाब आएँ, तो वो जल्दी घबरा जाते हैं, पैनिक अटैक हो जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी डरावनी कहानियाँ सुन के ही बुखार हो जाता है, वो हल्का ब्लड होता है। इसकी और भी बड़ी डिटेल्स हैं, बट द थिंग इज़ के क्वेश्चन और आंसर के इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आई होगी आज के टॉपिक की, और क्वेश्चंस के आंसर देने की मैंने कोशिश की। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा भी मेरे कोई लाखों में व्यूअर्स हैं नहीं, तो बड़ी लिमिटेड लोग जो उनसे क्वेश्चंस करते हैं। सो ये चैप्टर 2 का एंड है। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, राइट? अब हम चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जिसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जर्नी है। तो जैसा मैंने आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में अपनी ज़िंदगी के एक ख़ास साल 2008 की एक कहानी सुनाई थी। एक रेंटेड घर, एक बच्चे की स्पिरिट और कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो कि शैडो और स्मोकी ब्लैक कलर फिगर की थी, और उनकी टाँगें ही नहीं नज़र आ रही थी मुझे, दे हैव नो लेग्स। ठीक है? वो वाक़या भी मैंने आपको बताया था, और जब उन चीज़ों को मैंने देखा और मैं बहुत घबरा गया, बहुत डर गया, और उस वक़्त मैंने अपने खुदा को याद किया, और जो भी मुझे आता था, जो बचपन में सिखाया हुआ था, पढ़ा हुआ था, या जो माँ-बाप सिखाते हैं कि बेटा आप अपने-अपने रिलिजन के अकॉर्डिंगली, जैसे हिंदुइज़्म में कुछ लोग जब ऐसी कुछ एंटिटीज़ को देखते हैं, नॉर्मली वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुसलमान जब ऐसी किसी चीज़ को देखता है या महसूस करता है, तो वो आयतल कुर्सी वगैरह, चारों कुल वगैरह, लोहे कुरानी, तीसरा कलमा, या उसके अलावा जो-सा है अल्लाह ताला के कुछ नामों का विर्द करना शुरू कर देता है और खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, बच जाता है उस चीज़ से। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें एकदम मेरी आँखों से गायब हो गई, और फिर दोबारा कभी वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई थी। ये एक वाक़या था, और आज मैं जिस वाक़ये की बात कर रहा हूँ, अब मैं 2008 से ना बहुत पीछे जाने वाला हूँ, ठीक है? तो वो लोग जो मिलेनियल्स हैं, वो इस वाक़ये को मज़े से सुनेंगे, और जो जेन ज़ी हैं, वो भी शायद इस वाक़ये को गौर से सुनें। तो ये बात है, ये वाक़या है सन 1995 या 96 का। 1995 और 1996, एंड आई वाज़ हार्डली 4 इयर्स ओल्ड, ठीक है? मुझे याद है, या ये 96 का वाक़या है या 97 का। ख़ैर ये इन 2-3 सालों की बात है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, आई वाज़ जस्ट अ किड, जिसको अच्छे तरीके से भी बोलना भी नहीं आता था, लेकिन अक्सर लोग क्वेश्चन रेज़ करते हैं। अ, और अक्सर लोग क्रिटिक भी करते हैं, यार ये कौन-सी कहानियाँ लोग छोड़ रहे हैं। देखें, आने वाले एपिसोड में ना, अभी मैं इस किस्से को ब्रेक लगा के आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आने वाली कुछ वीडियोज़ में ना मैं आप लोगों को कुछ एविडेंस विद वीडियोज़ अगर मेरे पास अवेलेबल हुई, लेकिन पिक्चर्स तो हैं, वो मैं आप लोगों को लाज़मी शो करूँगा। तो ज़िंदगी की जर्नी व्हेन आई वाज़ हार्डली 4 टू 5 इयर्स ओल्ड, तो हुआ क्या कि बकरा ईद के दिन थे, और मौसम चल रहा था यही कोई अगस्त सितंबर का, आई डोंट नो, ना मुकम्मल गर्मियाँ थी, ना मुकम्मल सर्दियाँ थी। अब आप लोग गूगल या विकिपीडिया या एआई से पूछ सकते हैं कि 1995, 6, 7 में क्या मौसम चल रहा था। बकरा ईद थी, मुझे इतना याद है, और मेरी फैमिली, मतलब कि मेरे पेरेंट्स जो उनसे हैं बैठे हुए थे घर के फर्स्ट फ्लोर पे।
राइट? जबकि मुझसे एक बड़े भाई हैं और एक कज़न है हमारे। ये दोनों मुझसे मेरे भाई मुझसे 2 साल बड़े हैं और वो जो मेरा कज़न है वो मुझसे 1 साल बड़ा है। ये दोनों बच्चे उस वक़्त इन्होंने सुना कि घर शाम का वक़्त हो रहा था, मगरिब नहीं इशा का वक़्त था और फैमिली के कुछ फ़र्द जौन-से हैं वो बकरा मंडी गए हुए थे जानवरों की खरीदारी के लिए। तो वो बकरे लेकर आए और बच्चों को वो बड़ी एक फैंटेसी होती है, बड़ा जानवरों को देख के ना बच्चे खुश होते हैं और कुर्बानी का तो एक अलग-सा माहौल होता है। मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट में इसको बहुत वैल्यू भी है। तो मेरे कान में आवाज़ पड़ती है कि बकरे आ गए, कुर्बानी के बकरे आ गए। और जो मेरे बड़े भाई हैं मुझसे जो 2 साल बड़े हैं और जो मुझसे 1 साल बड़े हैं मेरे कज़िन, वो दोनों लपके जल्दी-जल्दी ना भागते-भागते और उन बकरों को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और फिर थर्ड फ्लोर पे टॉप रूफ था। छत पे जाके जो-सा उन्होंने उनको बाँधना था। तो अब मेरा भाई और मेरा कज़न तो फ़ौरी जो-सा है ना वो स्पीड के साथ भागते हुए छत की तरफ चले गए। अब मेरे पैरों में ना चप्पल नहीं थी। मुझे बचपन में ना वो मैं बड़ा गंदा-सा बच्चा होता था, मिट्टी लगी होती थी हर वक़्त, मिट्टी खानी है, चॉक खाना है, ठीक है? कपड़े गंदे और खेलते रहना है। मतलब कि 5-6 साल का बच्चा क्या ही करेगा भाई? तो मैंने जब सुना ना तो मैं भी उन दोनों के पीछे लपका, भागता हुआ कि मैं भी छत पे जाके बकरों को देखूँ। हुआ क्या मेरे पैरों में चप्पल नहीं था। अब मेरी याददाश्त जितनी तेज़ है या जितना मुझे याद है पड़ता है ना, मैं भागता जैसे ही उनके पीछे गया ना स्टेयर्स की तरफ मेरे भाई और मेरे कज़िन छत पे जा चुके थे और जैसे ही मैं उन छत की सीढ़ियों की तरफ, स्टेयर्स की तरफ लपका, आई डोंट नो समहाउ वहाँ पे कोई क्योंकि देखिए उस दौर में एनर्जी सेवर नहीं था, आरजीबी लाइट्स नहीं थी, येलो कलर के ना बल्ब होते थे। 100 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, 500 वोल्ट का येलो कलर की लाइट होती थी, उसकी वार्म येलो लाइट, बड़ी विंटेज टाइप की। तो वो ना उसका ग्लास जो-सा वो टूटा हुआ, उसके शीशे बिखरे हुए थे ज़मीन पर, स्टेयर्स के बिल्कुल आगे। और आई वाज़ लाइक कि मैं बिल्कुल एक बदमस्त जानवर की तरह भागता हुआ छत पे जा रहा था। तो जैसे ही मैं स्टेयर के ऊपर कदम रखने लगा, तो जो मेरा पिछला पाँव है, जो पिछला मेरा कदम है, वो उन शीशों के ऊपर पड़ता है एंड आई वाज़ बेयर फीट मेरे पैरों में चप्पल नहीं था। वो शीशा जौन-सा मेरे पाँव में घुसा। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, थोड़ा-सा ड्रामेटिक वे में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना या जो वाइब्रेशंस हैं जो आज तक मुझे महसूस होती हैं। वो ग्लास जोन-सा है वो किरचियाँ छोटी-छोटी फ्लोर पे पड़ी थीं और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वहाँ पे एक शीशे का छोटा-सा टुकड़ा खुद ब खुद हवा में ऐसे सीधा खड़ा होता है और उसके ऊपर मेरा पाँव आता है। एंड ट्रस्ट मी वो ढाई से अ, ढाई इंच या 2 इंच का शीशा था, वो पूरा मेरे पाँव के अंदर घुस गया। और मैं उसी वक़्त जौन-सा ना मुझे पेन हुई और मैं बचपन से जौन-सा ना बड़ा सब्र वाला बच्चा था। मुझे जब इंजेक्शन लगता था तो मैं रोता नहीं था, कड़वी मेडिसिन्स आराम से खा लेता था, चोट लगती थी तो जल्दी मैं उसको बड़ा बेयर कर लेता था। अब ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि उस घर के बारे में बड़ा मशहूर था कि वो घर हॉन्टेड है और वहाँ पे स्पेसिफिक एंटिटीज़ होती हैं जिनको उर्दू लैंग्वेज में या पंजाबी लैंग्वेज में छलेडे और छलाबे भी बोला जाता है। ठीक है, राइट? जिन लोगों को पता है ये छलावे और छलेटों की, मैं उनको गॉब्लिन्स कह देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है? जो ये शेप शिफ्टर्स होते हैं, ये शेप भी बदलते हैं, इनको अंधेरा पसंद नहीं होता और ये चालाक होते हैं और ये बड़े शरारती होते हैं। ये इन एंटिटीज़ की नेचर है, ठीक है? ये भी शॉर्टकट ये बड़ा मशहूर था कि उस घर में जो सब ऐसी एंटिटीज़ थीं। अब जैसे ही वो पाँव पे लगी चोट तो मैं अब ज़रा डर गया। मैं ऐसा बच्चा था कि मैं जल्दी ना मुझे कोई पेन है, कोई दुःख है या मुझे कोई चोट लगा मैं घर बताता नहीं था, डर लगता था कि घर वाले डाँटेंगे। तो मैं वो ज़ख्मी पाँव अपना नंगे पाँव चलता-चलता उस हॉल रूम में आया जो सिटिंग एरिया था। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स मम्मा-पापा बैठे हैं, मेरे कज़िन की मदर के साथ, फिर मेरे जो बड़े कज़िन थे वो बैठे हैं उनके पास, वो बातें वगैरह कर रहे थे कुछ, बकरा-ईद की शॉपिंग से रिलेटेड कुछ समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर बट उनको देखते साथ में मैंने उनको जाके बताया नहीं। मैं वहाँ से ही मुड़ा और नीचे नीचे वाली स्टेयर्स जहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो का बल्ब लगा हुआ था भाई, अंधेरा था। तब जौन-सा ये ट्रेंड नहीं होता था, इतना टेक्नोलॉजी वास्ट नहीं थी। कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो। ख़ैर व्हाट्सोएवर शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट मैं ना ग्राउंड फ्लोर की तरफ गया क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे मेरी नानी और मेरी खाला रहती थी, उस एक ही बिल्डिंग में। तो जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया ना और जाके मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उस दौर में ना वो डबल दरवाज़े होते थे, लकड़ी के, क्लासिक। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खुला और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो खाला हैं, उनके हाथ में ना केक है, लाइक बर्थडे केक।
तो उन्होंने ना हाथ में वो फ्रेश क्रीम केक हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि उस दौर में आइसक्रीम केक और इतनी वैराइटीज़ नहीं होती थी खानों में। और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होता था केक, वो होता था पाइनएप्पल फ्रेश क्रीम केक ज़्यादातर। मिलेनियल्स को याद होगा। उन्होंने केक पकड़ा और वो ना मेरी शक्ल देख रही हैं सिर्फ़ ऐसे गौर से। आई डोंट नो क्या हुआ, उनकी मैंने शक्ल देखी और वो कहती हैं कि आ जाओ अंदर आ जाओ। आई डोंट नो, क्योंकि मैं मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है और समहाउ राइट नाउ आई एम अ साइकिक एंड आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एज़ वेल, यू कैन से दैट। मुझे ना एक अजीब-सी वाइब आई उनको देख के और मैं वहीं से पलटा बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। अब मैं ज़ख्मी पाँव के साथ स्टेयर्स पे चल रहा हूँ वापस फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और जो मेरी खाला है, शी इज़ रिएक्टिंग वेरी वियर्ड एंड वेरी लाइक अनसेटल्ड सा उनका बिहेवियर था। वो ना ऐसे गौर से आँखें फाड़ के मुझे देख रही, कहती हैं, "आ जाओ, क्या हुआ है? नीचे आ जाओ, आके केक खा लो।" एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं खाला, इट्स ओके, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, मैं ऊपर मामा-पापा के पास जा रहा हूँ। आई डोंट नो वो क्या एक वाइब थी, वो मैं समझ नहीं सका आज तक। और अब स्टेयर्स के ऊपर मेरे पैरों के जो खून के निशान थे, वो ना लाइक वो प्रिंट हो रहे थे। और ये ब्लू कलर का या रेड कलर का ज़ीरो का बल्ब था और मैं देख पा रहा था कि स्टेयर्स पे मेरा कितना पैर से खून निकल रहा है। अब आप हिसाब लगा लें कि मेरे में कितना पेशेंस था। एंड आई वाज़ वेरी हेल्दी बच्चा। हम वो जौन-सा वो अ सेंसिटिव और बर्गर बच्चे नहीं होते थे। वी आर देसी एंड वेरी टिपिकल काइंड ऑफ लाइक देसी पंजाबी बच्चे। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया मेरा पेन और फिर मैं ऊपर आया, रूम में एंटर होकर मैं चुप करके ना, मैंने प्लास्टिक का ना मेरा एक चप्पल होता था मिकी माउस वाला, वो मैंने पहना और मैं जाके ना अपने पप्पा की गोद में बैठ गया। अब हुआ क्या कि मेरे पाँव से ना कुछ खून जम चुका था, अभी शीशा अंदर ही था और इन्फेक्शन का डर था। जैसे ही वो ड्रॉप्स कुछ गिरे मेरे पैरों से, तो मेरे जो बड़े वाले कज़िन थे ना, वो क्योंकि अपनी वालिदा के पास बैठे थे, उन्होंने ना मेरे पापा को मुखातिब करके कहा, मेरे पापा को बोला कि ना ये देखिए इसके पैर से खून निकल रहा है। तब जी भांडा फूटा कि मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरे पाँव में शीशा चला गया, फिर घर वालों ने वो शीशा निकाला। रात का वक़्त था, डॉक्टर पे नहीं जा सकते थे और मेरी वो जो आंटी थीं, अ, अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, खुदा उनके उनके मुकाम बुलंद करे जन्नत में। उन्होंने डेटॉल के साथ जो-सा मेरे पाँव को साफ किया और ड्रेसिंग किया मेरे पाँव का। आई रिमेंबर दैट और अगले दिन मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ना मुझे कुर्बानी देखने का बड़ा शौक था। आई वाज़ वेरी लाइक गोथिक टाइप ऑफ फीलिंग, आई डोंट नो, बचपन से मुझे डर नहीं लगता था। अ, वो होता है ना, शौक होता है जी कुर्बानी का, जानवर कुर्बान होते हुए देखना। तो मुझे याद है कि सुबह जब हुई, तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपनी खाला और नानी के पास मेरी वालिदा भी थी, तो पाँव पर शॉपिंग बैग चढ़ा के मुझे नहलाया जा रहा था और आई वाज़ वेरी अपसेट कि ओह शिट! मुझे बकरा देखना था, कुर्बान होते हुए, वो मैं नहीं देख पाया। अब ये क्रैक कैसे हुई कहानी? काफ़ी सालों बाद जब मैं टीनेजर हुआ और जब अक्सर हमारी फैमिली आपस में इकट्ठे गेट टुगेदर करती थी और हम हॉरर स्टोरीज़ शेयर करते थे, या ज़िंदगी कैसे किस्से बचपन की कोई भी याद ऐसी जो स्पेसिफिक थी, तो जब एक-दूसरे से डिस्कस किया जाता था, तब मैंने ये स्टोरी ना अपने पापा को और अपनी मामा को बताई और मेरे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। मज़ेदार बात ये, मेरी नानी और मेरी खाला भी थी। उनको मैंने ये कहानी बताई कि खाला को मैंने मुखातिब किया। मैंने कहा, "खाला, वो याद है जिस दिन मेरे पाँव में बकरा ईद की चाँद रात थी, 1-2 दिन पहले थे, तो मेरे पाँव में शीशा लगा था, मैं नीचे आया था और आपके हाथ में केक था।" तब ये रिवील हुआ और मेरी खाला कहती हैं कि, "बेटा, पहली बात तो ये, जिस रात को आपके पाँव में वो शीशा लगा था, मैं और तुम्हारी नानी घर पे मौजूद ही नहीं थे। हम दोनों तुम्हारे मामू की तरफ या पता नहीं कहीं और घर से बाहर गए हुए थे, किसी काम के लिए। तो हम लोग तो उस रात को घर थे ही नहीं। तो तुम मुझे किस वक़्त मिले हो?" एंड लिटरली मैं तो शॉक्ड हुआ ही हुआ। मेरी पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई कि ये वाक़या, हाँ, हमें याद है। मेरे पेरेंट्स को ऑब्वियसली याद है बचपन में जब मेरे पाँव पे बकरा ईद वाले दिनों में शीशा लगा था। उन सबको याद है। लाइक पेरेंट्स को याद होता है बच्चों को बचपन में कौन-कौन सी चोट लगी थी। अच्छा, इसी तरीके से मेरी एक बार टाँग भी टूटी थी। उसी ऐज में, मतलब कि ब कह सकते हैं मेरा सैटर्न बड़ा वीक था उस दौर में। बट खैर समहाउ तो घर वालों ने कहा कि भाई उस रात तो खाला और तुम्हारी नानी घर पे थी ही नहीं थी। वो तो अगले दिन सुबह आई हैं और तभी तो वो तुम्हें सुबह नींद में उठा के गोद में नीचे लेकर आईं, फिर डॉक्टर साहब के पास लेके गईं, तुम सो रहे थे, तुम्हारा प्रॉपर अच्छे तरीके से पाँव का ड्रेसिंग किया, फिर तुम्हें नानी ने नहलाया सेहन में बिठा के। तो ये तो घर पे ही नहीं थे। तो अब क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि फिर वो कौन था जो मुझे खाला के रूप में नज़र आया वहाँ पे? और क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूँ कि उस घर के बारे में मशहूर था कि वहाँ पे छलावे या छलेडे, ये वाली एंटिटीज़ थी, मतलब कि जिनको मैं गॉब्लिन्स कह देता हूँ। हरे रंग के छोटे-छोटे कद के जोन से है ये
एंटिटीज़ होती हैं। तो ये शायद वही थी, क्योंकि ऐसा एक और वाक़या उसी घर में हुआ था, मेरी उन्हीं आंटी के साथ, जिनके कज़न ने, मेरे बड़े कज़न ने बताया, वो बेसिकली मेरे कज़न नहीं, मेरी वालिदा के कज़न थे और वो मेरी नानी की सिस्टर थीं, जिन्होंने मेरे पाँव की उस वक़्त ड्रेसिंग की थी। तो उन लोगों को भी मैंने ये वाक़या बताया, उन्होंने कहा कि उस रात तो वो थे ही नहीं, तो तुमने भाई किसको देख लिया? फिर उनको कन्फर्म हो गया कि वाक़ई उस घर में चीज़ें हुआ करती थीं। अब ये वाक़ये, अब मैं आप लोगों को जिन्नों-भूतों के जो वाक़ये सुना रहा हूँ, ये किस तरीके से मेरी मैजिक और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाएँगे आने वाले एपिसोड में, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आने वाले एपिसोड में बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए, रिसेंट वीडियोज़ को लाज़मी देखिएगा और मेरे जो थॉट्स हैं, मेरी जो ये कहानियाँ हैं या मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इन वीडियोज़ में शेयर कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में अपनी राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, और इसी के साथ मिलते हैं मेरी आने वाली वीकली टैरो कार्ड वीडियोज़ में भी और मेरी इस स्पेशल सीरीज़ में भी। इसकी अलग से भी वीडियोज़ आएँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय गाइज़ एंड लव एंड पीस।